अस्सलाम वालेकुम। एक केस स्टडी जिसको देख के थोड़ा सा हम ये ट्रिपल ई मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये मॉडल एक्सप्लेन करना तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कई दफ़ा स्टेप्स रिपीटिंग लग रहे होते हैं और कई दफ़ा समझ नहीं आ रहा होता कि इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरह से अप्लाई करना है। एक बड़ी एक्सलेंट केस स्टडी दी हुई है किताब ने एक सिचुएशन बताई है। ऑब्वियसली आप साथ साथ इसके पैरामीटर्स ज़रा देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ केस स्टडी में बात क्या हो रही है। एक कंपनी है जो कि बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाती है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। वो बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, बड़ा अच्छा बिजनेस करती है। फर्नीचर उसकी मेन प्रोडक्ट है। अब आपको पता है फर्नीचर बेसिकली जो है वो होता ही है कि आप दरख्त काटते हैं और वहां से आपको वुड आती है, या आप जिन सप्लायर से चीजें लेते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दरख्त काटे होते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचा होता है। तो एक चीज तो बड़ी तय है कि जब आप एक फर्नीचर की कंपनी है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को आप डैमेज कर रहे होंगे। लेकिन अगेन ये कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रही है। केस स्टडी में अगर आप देखें, आपके सामने सारी केस स्टडी आ रही है, तो इसमें उन्होंने एक कंपनी है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर है अपने जोन में। और ये क्लेम करते हैं कि हम लोग जो है वो जो अपनी सोर्सिंग करते हैं, जो हम अपनी वुड्स वगैरह लेते हैं, वो जिन लोगों से लेते हैं वो लोग बड़े एहतियात से कोशिश करते हैं कि वो तकरीबन एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ देयर जो सोर्स है वो उस जगह से लें, उन फॉरेस्ट से लें, उन दरख्तों से लें जो कि सस्टेनेबल है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आप उसकी कटिंग करेंगे और वो ग्रो कर रहे हैं और वहां पे ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी, आप उनको यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो बात की गई है वो ये है कि ये कंपनी क्लेम करती है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन से बचाएं, यानी कि अगर कुछ जंगलात वगैरह की कमी हुई है तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं और चीज़ों को आबाद करें। यानी कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि हम सिर्फ वुड नहीं सिर्फ हम फर्नीचर नहीं बना रहे, बल्कि हम दुनिया में जंगलात में इजाफे का बाइस भी बन रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को आज से बेहतर आने वाला कल प्रोवाइड करें। चूंकि ज़ाहिर है कंपनी जो वुड में डील कर रही है तो लोग कहेंगे भाई आपकी वजह से तो दरख्त कट गए, उसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज हुआ वगैरह वगैरह। बट दे क्लेम कि नंबर वन, ये दरख्तों की मेजोरिटी लकड़ी जिधर से लेते हैं वो सस्टेनेबल है। और आगे इनका क्लेम ये है कि इवन 80% ऑफ द जो इनकी सोर्सिंग होगी वो ऐसी जगह से होगी विच इज सस्टेनेबल, जहां से चीजें आगे बेहतर तरीके से चल पड़ेंगी। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने फॉरेस्ट्रेशन और चीजों को बेहतर करने के बारे में भी कुछ कहा। फिर बीच में एक अदद रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि ये लोग ज्यादातर जो दरख्त काट रहे हैं उसकी वजह से चीजें नुकसान में जा रही हैं। फ्लड्स के खतरे हैं, एनवायरमेंट डैमेज के खतरे हैं। आपको पता है कि आपका वो पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है जब आप फॉरेस्ट को काटना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये इनके ऊपर एलिगेशन वगैरह भी, और उन्होंने कहा नहीं जी हम ऐसे नहीं, हम अच्छे लोग हैं और हम इस तरह से काम नहीं करते। रिसेंटली एक इंटरनल ऑडिटर वहां पे मौजूद है। वो खातून जरा जज्बाती हैं अपनी जॉब को लेके। उन्होंने जब सिचुएशन को देखा, चीजों को देखा, समझा, तो फिर उन्हें ये पता लगा कि बहुत सारी जगह जब हम कहते हैं कि हमारी सोर्सिंग फलाना जगह से है तो हम अक्सर भरोसा कर रहे होते हैं उन रसीदों पे लिखा वाला। यानी अगर कोई कह देता है हम अच्छे लोग हैं, हमने उस जगह से लकड़ी आपको प्रोवाइड की है जिस जगह से दरख्त, जिससे फॉरेस्ट ज़ाया नहीं होगा, जहाँ पे रीजनरेशन हो रही है और जहाँ से ओवरऑल कोई डैमेज नहीं होगा। तो बजाय इसके कि कंपनी का एक डिपार्टमेंट तहकीक करे और जाके देखे कि जो आपको किसी ने बताया वो झूठ तो नहीं बोल रहे, उन्होंने जो है वो वहां पे कोई तहकीक वगैरह नहीं की और जो रसीद पे लिखा हुआ उस पर भरोसा कर लिया। दूसरा, जब इन्होंने कहा था कि हम डिफॉरेस्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो जब इसने देखा तो पता ये लगा कि जो हमारी टीम जो फॉरेस्ट वगैरह को मेंटेन करती है, हमारे जो खर्चे हैं उनमें से मेजोरिटी ये है कि टीम वहां जाती है, ठहरती है, हल्ला गुल्ला करती है, होटलों में ठहरती है, खर्चा करती है, खाने पीने करती है और वापस आ जाती है। टेक्निकली शायद हम कह सकते हैं कि 80% टू 90% ऑफ द एक्सपेंसेस वो हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर लग रहे हैं, उनके फंड टाइम पे लग रहे हैं, और शायद 10% हम लोग उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। ये खातून आग बगोला हो गई। उन्होंने कहा अब तो खैर नहीं, अब तो जो है ना मैंने इस चीज को अपनी रिपोर्ट में डालना है कि ये तो आपने बड़ा गलत हरकत की है, तो एनवायरनमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं। जिस वक्त ये सोच रही थी कि रिपोर्ट में डाला जाए और इसके दायरे के बड़ों को पता लग गया, उन्होंने अचानक से इसको कहा कि आपके पास हम अपनी फलाना हाई क्वालिटी का फर्नीचर आपको 50% ऑफ पे दे देते हैं और आपको ये एक्स्ट्रा फेवर, ये एक्स्ट्रा फेवर, ये एक्स्ट्रा फेवर। ऐसी फेवर जो इस खातून को पता है कि ये फेवर उसको मिलती है जिसने कंपनी में कम से कम 2 साल गुजारे होते हैं। और अगेन ये खातून समझती हैं कि इस वक्त ये फेवर जो है वो सिर्फ एक ही वजह से दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने ये अचानक से दरख्तों और इसके ऊपर तहकीक की और इन्हें कुछ खास ऐसी बातें पता लग गई जो अगर ये दुनिया को बताएंगे तो कंपनी की बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। केस स्टडी बड़ा मजेदार सा है। एक सिचुएशन है, सिचुएशन में कुछ एथिकल इश्यूज हैं और एक खातून को कुछ इश्यूज पता लगे हैं और वो बताने लगी हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल ए मॉडल हम किस तरह से अप्लाई करें।
तो होपफुली केस स्टडी आपके सामने है और पूरी केस स्टडी इस तरह से प्रेजेंट की हुई है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टैट्स हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं केस स्टडी की राह में हायल भी ना हूं, मैं आपके सामने ना हूं, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा मूव करते हुए, क्योंकि आई थॉट कि इसमें हम बैठ के अगर मैं खबरों पढ़ने की तरह से लेक्चर दे रहा हूँ तो मजा नहीं आएगा। वी नीड टू डिस्कस और हमने चीजों को अच्छी तरह से समझना है। नहीं जी, मैं आपको याद करा दूं, हमारा जो मॉडल था उसमें 7 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था आपने केस को आइडेंटिफाई करना है, इशू को आइडेंटिफाई करना है, केस क्या है, इशू क्या है। नंबर 2, उसमें एथिकल मसलों मसाइल क्या है। नंबर 3, उस तरह के मसलों मसाइल में कौन से नॉर्म्स, कौन सी वैल्यूज, कौन सी सोसाइटी की चीजें हैं जो कि चल रही हैं। नंबर 4, आपके पास क्या क्या अल्टरनेट्स हैं। नंबर 5, उन अल्टरनेट्स को लिंक करना है, वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स वगैरह उनके साथ कनेक्ट करके देखना है। नंबर 6, हमने देखना है फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उसको देखना है। और फाइनली हमने एक खूबसूरत सा प्रूडेंट डिसीजन लेना है उस गिवन सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट आ जाती है। होपफुली अब आपने सारा देख लिया है, पढ़ लिया है इसको, नहीं तो पॉज करें, एक दफा केस स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, रादर देन कि आप वीडियो प्ले करके देखें। पहले समझना बड़ा जरूरी है कि क्या स्टडी है। मैं यहाँ पे साइड पे खड़ा हुआ हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है और अच्छी तरह से देखना है कि केस स्टडी क्या है। अब मेरी assumption ये है कि आपने केस स्टडी पढ़ ली है और मैंने जो जनरल सा डिस्कशन किया था, आए इसको डिस्कस करते हैं। हुआ क्या? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इशू डिफाइन करना है, केस डिफाइन करना है। केस क्या है? केस ये है कि एक कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगी है कि वो गलत बयानी कर रही है। इशू ये है कि आपको पता लगा है कि वो वाकई गलत बयानी कर रही है। इशू ये है कि आपको एक फेवर मिली है अचानक से, जो कि जिसका आप कहीं से भी आए नहीं थे। तो इशू ये है कि कंपनी कुछ गलत कर रही है जो कि सामने आया है और वो सामने आने पे आपको एक फेवर दे दी गई है। सबसे पहले केस हमें ये समझ आया। नंबर 2, इसमें एथिकल इश्यूज क्या है, इसमें एथिक्स क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी मुतासिर हो रही है। वो एक खातून, एक एम्प्लॉय है, खातून इंटरनल ऑडिट में है, उनका मकसद है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कंपनी क्या गलत कर रही है। तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगी तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी हिट होती है। फिर इंटेग्रिटी, समाज, इन्वायरमेंटल इशू, मतलब आपने जिस दुनिया में रहना है उसी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ बाज़मीर कुछ बेज़मीर लोग जो है वो दुनिया को तबाह कर रहे हैं और आपको पता भी लग गया। अब खामोश रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, अभी मुजरिमों का साथ देना आपकी इंटेग्रिटी को हिट कर रहा है। तो इशू समझ आया। अब इशू के अंदर हमें ऑब्जेक्टिविटी का इशू नजर आ रहा है, इसके अंदर हमें इंटेग्रिटी का इशू नजर आ रहा है, इसके अंदर हम लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं झूठे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इश्यूज इन्हें पता है लेकिन ये उसके बावजूद एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है जी, इश्यूज डिफाइन हो गए, इशू पद समझ आ गया, एथिक्स कौन कौन से इन्वॉल्व है ये समझ आ गया, एथिकल फंडामेंटल्स हमने देखे। अब तीसरी चीज ये है कि अब इस सारी डिस्कशन के अंदर क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं। नॉर्म्स और वैल्यूज किनको फोकस करना चाहिए? लोगों को हकीकत पता लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे इदारों को ही लाइसेंस देना होता है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपनी को लॉन्ग रन में बेहतर तरीके से चलना चाहिए, एनवायरनमेंट को डैमेज करने की तरफ नहीं आना चाहिए और लोग उस बिजनेस को पसंद करेंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं देगा, और अगर डैमेज करता भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो इश्यूज हमें समझ आ रहे हैं वो बेसिकली कुछ इस नौयत के हैं। तो हमने एथिकल इश्यूज देखने के बाद अभी समझ लिया है कि सोसाइटी के एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या होंगे कि दरख्त काटे ही ना जाए सिरे से, और अगर काटे भी जाएं तो जितने काटे हैं उससे ज्यादा रीजनरेट करने की कोशिश की जाए और लोगों को सच बताया जाए। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि उनको सच पता लगे। अब इस वक्त हम नहीं देख रहे हमारे पास क्या अल्टरनेट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए इस वक्त क्या एक्सेप्टेबल है इस सारे सिचुएशन में। एंड जी अब चौथी तरफ आते हैं, अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स क्या है? अल्टरनेटिव नंबर 1, वो जो उन्होंने आपको फेवर दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लें और अपना मुंह बंद रखें और किसी को रिपोर्ट ना करें। इस वक्त आप भूल जाएं एथिक्स क्या कहते हैं, नॉर्म्स क्या कहती हैं। इस वक्त आपको अल्टरनेट सोचें क्या क्या। एक अल्टरनेट, एक्सेप्ट कर लें, कुछ ना बताएं। दूसरा, एक्सेप्ट कर लें इंड्यूसमेंट जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है और अपनी रिपोर्ट में भी डाल दें, यानी कि उन्होंने जो फेवर दिया वो भी ले लें और साथ में अपनी रिपोर्ट में भी तस्करा कर दें कि ये इशू आ रहा है। तीसरा, उनकी फेवर को इनकार कर दें और रिपोर्ट में भी कुछ मत बोलें, खामोश रहें। चौथा, उनकी इंड्यूसमेंट को भी इनकार कर दें और रिपोर्ट में तसल्ली से बता दें कि क्या मामला है और किस तरह से है। तो ये हमारे पास 4 अल्टरनेट्स नजर आ रहे हैं कि ये 4 तरह की ऑप्शंस हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। अब अल्टरनेट्स को नॉर्म्स के साथ रिलेट करते हैं। स्टेप 5, ये अल्टरनेट कि मैं इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लूं, अच्छी बात नहीं है।
इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि मैंने गद्दारी की है, मैंने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को हिट किया है। और आइडियली एक बंदे को जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है, प्रोफेशनल है, उसे नहीं चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे जो कि उसकी प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ हो। तो एक्सेप्ट करना जो है वो नॉर्म्स के साथ मैच नहीं हो रहा। रिपोर्ट ना करना, उनके बारे में ना बताना, आपने एनवायरनमेंट से गद्दारी की है। लोगों की जो ट्रांसपेरेंसी वाली नीड थी, आपने उसको हिट कर दिया। लोग जो चाहते थे कि उन्हें पता लगे कि क्या मामला है और किस तरह से, तो आपने उन बेचारों को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है। उन लोगों को अब उनका सही मामला नहीं पता लग रहा। देन रिपोर्ट भी ना करें, इंड्यूसमेंट भी एक्सेप्ट कर लें, ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लें लेकिन रिपोर्ट भी कर लें। अब इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लें तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश की है कि कंपनी में रहें, कंपनी में रह के आप काम कर सकें, और आपने आवाम को, समाज को ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो अभी हमने क्या किया, हमने अलग अलग अल्टरनेट्स में देखा है कि उसमें कौन कौन से नॉर्म्स और क्या चीज़ें हिट हो रही हैं। अब फाइनल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक ऑप्शन, बिल्कुल ही खामोश रहे, मुस्कुरा दिए, रिपोर्ट में भी नहीं बताया। बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस है, आपकी बेजा बेजा हो जाएगी, कंपनी में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कंपनी से फेवर मिलती जा रही है, आपका रेप्यूट भी अच्छी है, कंपनी वाले कहेंगे भाई हमारे इंटरनल ऑडिटर तो बड़े कमाल हैं, आपके कैरियर के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। बड़ा जबरदस्त आउटकम है। नंबर 2, इंड्यूसमेंट ले लेते हैं लेकिन रिपोर्ट में दे देते हैं। इंड्यूसमेंट ले लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको मजा आएगा, आपको एक सस्ते में एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन कैरियर के लिए खतरनाक है। अगर आप रिपोर्ट में दे देंगे तो कंपनी वाले कहेंगे ये क्या किया, हमें बदनाम कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, खतरनाक हो गया। तीसरा, आपने इंड्यूसमेंट नहीं ली, कंपनी वालों को पता लग जाएगा ईमानदार आदमी, और आपने रिपोर्ट में भी नहीं बताया, कंपनी को ये समझ आ जाएगा ईमानदार आदमी है, आपने अपने साथ गद्दारी भी नहीं की और आपने अच्छा किया, अपने कैरियर को फ्लरिश होने दिया। लेकिन रिपोर्ट में बता दें। अब अगर रिपोर्ट में आप बता दें तो उससे ये है कि आपको ये भी तसल्ली होगी कि आपने रिपोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भी, मतलब लोगों को भी सच बता दिया, और ये भी पता होगा कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने इंड्यूसमेंट भी नहीं ली। और आखिरी हल ये कि रिपोर्ट में भी क्लियरली बता दिया, इंड्यूसमेंट भी नहीं ली। सॉरी, मतलब तीसरे वाले में हमने कहा था कि हमने इंड्यूसमेंट जो है वो नहीं लेनी, लेकिन रिपोर्ट में भी नहीं बताना, उनको भी बचा लेना है और खुद को, अपनी ईमानदारी को भी बचा लेना है। लेकिन फाइनल जो चीज़ है कि आपने दोनों काम करने हैं, रिपोर्ट में भी बता देना है, इंड्यूसमेंट भी नहीं लेनी, आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी बचा ली, प्रोफेशनलिज्म बचा ली, आपने अवाम की ट्रांसपेरेंसी बता ली, सब कुछ वो कर लिया, एक ओवरऑल अच्छी गवर्नेंस सब कुछ है। लेकिन जो चीज़ मिस कर दी है आपने, दैट इज कि आपका कैरियर हिट हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको तकलीफ पहुंच सकती है। अब क्या हुआ, अब हमारे सामने डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, डिफरेंट एथिकल इश्यूज आ गए, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमने बैठ के एक डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे अब एंड पे आपने अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को लेके आना है, अपनी प्रोफेशनलिज्म को लेके आना है, ये सारी सिचुएशन देखनी है, सारों को वेट करना है, सारे कॉन्सिक्वेंसेज को देखना है और एक आइडियल डिसीजन पे पहुंचना है। एन आइडियल डिसीजन वुड बी कि इस वक्त ज़मीर की आवाज़ सुने, आपकी कौम लेवल का मसला है, पूरी दुनिया लेवल का मसला है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले कोशिश करें कि आप कुछ बड़ों को शिकायत करें कि भाई ऐसा हो रहा है, मुझे अपनी रिपोर्ट में डालना है, और अगर फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं होती तो फिर बेहतर है कि आप पब्लिकली इसको बता दें। कैरियर, एक इंसान अपने कैरियर को फिलहाल दांव पे लगा दे, कोई बात नहीं, लेकिन एक पूरी की पूरी नस्ल को तबाह होने से बचाने के लिए आपको एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं अगर सिचुएशन में हूँगा तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि यहाँ पे मुझे भाग जाना चाहिए, कंपनी छोड़ के भाग जाऊं और मैं पब्लिकली बता दूं। हो सकता है एक बेहतर ऑप्शन ये हो कि आप कुछ अथॉरिटीज को जाके बताएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि देखिए अगर आप लीनियंट एक्शन ले सकते हो, या एक और तरीका ये है कि आप कंपनी के चंद बड़ों के पास जाके और उनको बताएं कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जरा आप देख लें, ये इशू आ रहा है, आप लोग इस पे एक्शन ले लें। मैं नहीं चाह रहा ये अथॉरिटीज के पास जाऊं, लेकिन अगर आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकाल लें। तो दरमियाना रास्ता भी आ सकता है। हमने अल्टरनेट्स थोड़े से एक्सट्रीम वाले देख लिए, आपको पता है कि फाइनल सोल्यूशन में हमने दरमियान का कोई एक रीजनेबल सा रास्ता चूज करने की कोशिश करनी है। तो दैट वाज ट्रिपल ए मॉडल, जिसको हमने केस स्टडी में समझने की कोशिश की। लें जी, सेम केस स्टडी जो है वो ट्रकर के मॉडल को समझने के लिए देखते हैं, ताकि हम एक डिफरेंट केस स्टडी भी देख सकते थे, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इसी केस स्टडी को दोबारा चूज करने का मकसद ये था कि लॉजिकली हम समझ सकें कि एक ही तरह की सिचुएशन दोनों तरह के मॉडल्स में हमें किस किस तरह के आउटकम दे रही है। तो केस स्टडी आपके सामने, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी हुई या आपको भूल गई है तो एक दफ़ा पॉज करें वीडियो को, केस स्टडी को पढ़ें और फिर हम इसके ऊपर अपना मॉडल अप्लाई करते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं।
मॉडल क्या था, 5 क्वेश्चन मॉडल था। अब मैंने पांचों सवाल पूछने हैं। सबसे पहले, इज इट प्रॉफिटेबल, पहला सवाल ये है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है। कंपनी अगर दरख्त काटेगी, दरख्त ज्यादा से ज्यादा काटेगी, तो कंपनी अच्छे से अच्छे फर्नीचर बनाएगी, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी अपने तमाम शेयर होल्डर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़े अच्छे रेवेन्यू के चंक्स जनरेट करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये चीज़ तो मज़ेदार लग रही है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे कंपनी का इस वक्त जो है वो बेईमानी करना, गड़बड़ करना या फॉरेस्ट को खा जाना, तबाह करना मुझे ठीक लग रहा है। मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये ज़्यादा वर्थ जनरेट करता लग रहा है, शेयर होल्डर्स को अच्छा लगेगा, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी, ज़्यादा टैक्स देगी, सोसाइटी एट लार्ज यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से अच्छी तरफ जा रही है। ओके, लीगली क्या दरख्त काटना लीगली मना है? दरख्त काटना अगर मना है फिर तो कोई भी फर्नीचर नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि दरख्त काटने के ऊपर कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, और हो सकता है अगर एक लॉ ये कहता है कि आपने जितने दरख्त काटे उससे ज्यादा अगर दरख्त जनरेट करके दे दिए, आपने उतने ज्यादा दरख्त लगा दिए, तो ठीक है। तो हो सकता है हमारी ये कंपनी, हम ज्यादा जज्बाती ना हो, हम ये देखें कि ये जो दरख्त काट रहे हैं और उसके बाद ये दरख्त मजीद कितने उगा रहे हैं। मजीद उगाने में मसलो मसाइल हैं, ठीक है, जितनी दिल से उगाने चाहिए उतने दिल से नहीं उगा रहे, लेकिन अगर कच्चे दिल से भी, खराब दिल से भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद जो जितना लॉ ने बताया वो उतना पूरा कर रहे हो। तो अगर कानूनी तौर पे जो इन्होंने किया वो जुर्म है, तो ये वाला पर्सपेक्टिव मेरा खराब हो रहा है। और अगर इन्होंने जो किया वो कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है, तो ये वाला पर्सपेक्टिव समहाउ एक रीजनेबल वैल्यू दे रहा है। एथिकली तो हम देखें तो गलत हो रहा है, लेकिन हमने बात की कि रूल बेस के साथ साथ डिफरेंट, जैसे हमने बेसिस की बात की है कि रूल एथिक्स और यूटिलिटेरियनिज्म, तो दोनों को मैंने साइड बाय साइड देखना है। मतलब अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है और सिचुएशन फेयर। क्या ये सोशली लोगों की नज़र में अगर एक कंपनी जो है वो दरख्त उजाड़ रही है, फॉरेस्ट तबाह कर रही है, और किसी वजह से उससे ऐसा गफलतन हुआ है, तो अवाम ये चाहेगी कि लोगों को पता ज़रूर लगे, लोगों को बताया ज़रूर जाए कि जी इस तरह से हुआ है, और ये लोग उसको कीप अप नहीं कर सके। तो सोशल वैल्यूज़ में इनका छुपाना, चोरी करना, बेईमानी करना, रिपोर्ट में झूठ बोलना समाजी तौर पे अच्छा नहीं है। ओके, पर्सनल वैल्यूज, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ वहाँ पे, मुझे नज़र आया, मैंने कहा कि अगर मैं अपनी प्रोफेशनलिज्म को देखूं, मैं अपने पास एक्सपीरियंस को देखूं, तो ऐसी जगह जहाँ कोई बिजनेस कोई बेईमानी करता है, कुछ गलत काम करता है, छुपाता है, तो छुपाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया हो। वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, यहाँ उन्होंने चीज़ों को छुपाया है। तो ये बात मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जिस इदारे में बैठा हुआ हूँ, वो इदारा अगर कुछ गलत कर रहा है और मैं उस गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं, लीगल वैल्यूज़ के हिसाब से कुछ और, सोशल इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ के हैं इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं नहीं, ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ये बात तो भत्ते से उखड़ गई है। ये तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट के लिए डैमेजिंग है। तो अगर मैं इस वक्त इनको सपोर्ट करूंगा इनके इस गलत एक्शन को, तो टेक्निकली मैंने लॉन्गर रन में दुनिया को तबाही की तरफ धकेला। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आपने लॉन्ग रन भी देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखनी है, तो प्रॉफिट भी देखना है। तो अब इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली मैं मिला के देखूं, तो शेयर होल्डर्स को एक अच्छी वर्थ जनरेट हो रही है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, अच्छे टैक्स दे रही है। अगर ये टैक्स सही से देते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव अच्छा है। लीगल पर्सपेक्टिव अपेरेंटली लग रहा है कि कानून नहीं टूटा अगर उनके रूल्स फॉलो हो गए। समाज को अच्छा नहीं लगा, उनको पता लगना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह से, और एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रही है। अब अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, तो शायद इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट में अगर मैं ले आऊं, तो उससे क्या होगा, मेरे दिल का ज़मीर मुतमईन हो जाएगा, जो लोगों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी, सोशल वैल्यूज भी बेहतर हो जाएंगी। कानूनी तौर पे पहले भी कोई मसला नहीं था, रिपोर्ट दे देने से भी कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, मार्केट वैल्यू खराब होगी, कंपनी का बिजनेस खराब होगा, इमेज खराब हो गए। तो अगर मैं बता दूं तो मार्केट वैल्यू खराब होती है, लेकिन बाकी 4 वैल्यूज बेहतर हो जाती हैं। तो अब अगर मैं टोटल पिक्चर देखूं, तो मुझे बता देना चाहिए, ताकि एक वैल्यू खराब हो लेकिन 4 वैल्यू सही हैं, तो मुझे बैलेंस करना था। मैं 100% परफेक्शन तो नहीं कर सकता किसी भी चीज़ का, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट जवाब हो, फिर तो एथिकल कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। एथिकल कन्फ्लिक्ट है ही इसलिए कि ये मसलों मसाइल थे। तो मैंने फिर फाइनली ये सोचा कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट दे दूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक केस स्टडी, जो कि हम समझ रहे थे कि ट्रक्कर के 5 क्वेश्चन मॉडल को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से किसी और जगह दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।